अब जो टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। जैसे कि पावर सेक्टर हमारा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि बिजली चोरी हो रही है। कई बार हमारी बिजली का जो प्रोडक्शन होता है, राइट, और लोगों तक जो बिजली जो है वो पहुंचती है, उसके बीच में ही हम लोग को देखने को मिलता है काफी बार जो है वो हो जाती है, वेस्ट हो जाती है बिजली वगैरह, हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये सब इश्यूज हैं। इन सब इश्यूज को टैकल करने के लिए जो डिस्कॉम कंपनीज है, स्पेशली गवर्नमेंट डिस्कॉम कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनको और बेटर बनाने के लिए, जिससे कि वो प्रॉफिट कर सकें, इतना प्रॉफिट कर सके कि जिस कॉस्ट में वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिस कॉस्ट में जो बिजली को सप्लाई करते हैं वो जीरो हो जाए। मतलब इन द सेंस कि आपको जो है वो लॉस बियर ना करना पड़े, क्योंकि पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि लॉस में जो है वो काम कर रहा है। तो लॉस इसे बियर ना करना पड़े, इसको लेकर एक बहुत बेहतरीन स्कीम जो है वो रखी गई है अभी सामने, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस स्कीम को सुनना आप। REC और PFC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये राज्य द्वारा संचालित ऋणदाता है, स्टेट रन लेंडर्स हैं ये। अब एक चीज आपको समझ में आ रही है, ये दो ऐसी कंपनीज हैं। पहली बात तो ये क्लियर रखो, ये दो ऐसी कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती है जो कि लोन देती है, ऋणदाता है, राइट। और इसने ऋण दिया है, लोन दिया है किस चीज के लिए? एक रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो कि लॉन्च करी थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा अगस्त लास्ट ईयर में। इसने अपना पहला जो फेज जो था फंड रिलीज करने का, वो रिलीज जो है वो कर दिया है। और बताया जा रहा है कि मतलब उसका प्रपोजल जो है वो आ चुका है। अब 31 मार्च को जो है फंड रिलीज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, आसाम और मेघालय जैसी स्टेट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसको मैं कंक्लूड करूं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, तो ये दो कंपनीज है, REC और PFC। ये फंड दे रही हैं, लोन जो है वो प्रोवाइड करा रही है, कि जिसके चलते उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय जैसी जो स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल रही है, वहां पर पावर सेक्टर जो है वो बेहतर हो सके, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर, राइट। तो इसको लेकर एक स्कीम जो है वो सरकार लेकर आई थी, जिस स्कीम पर अब फेज वाइज जो है वो काम होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये फंड जो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किए जाएंगे, डिसबर्स किए जाएंगे, जो स्टेट्स को दिए जाएंगे, ये 10% ऑफ एडहॉक ग्रांट के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि अभी जो हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 10% अपनी तरफ से जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रही है एज अ ग्रांट के तौर पर, और रेस्ट जो अमाउंट, जो 90% अमाउंट जो होगा वो डिस्कॉम के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिस्कॉम जैसे जैसे इस स्कीम की कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगी, वैसे वैसे उसको फंड रिलीज किया जाएगा। देखिए गाइस, जनरली क्या होता है, सरकार जब कोई भी स्कीम लेकर आती है तो उस स्कीम के लिए सरकार एक बार में पूरा पैसा नहीं डाल देती, राइट। वो क्या करती है, पहले स्कीम लेकर आती है। अब जैसे ये वाली जो स्कीम जिसके बारे में हम लोग बात करें, पावर सेक्टर वाली, डिस्कॉम सेक्टर वाली, तो ये जो जो डिस्कॉम सेक्टर्स है, ये जो कंपनीज है, ये कंपनी जैसे जैसे काम करेंगी, जैसे कि इन कंपनी को कहा जाएगा कि चलो आप जो है वो खंबे जो है वो लगवाओ, एग्जाम्पल के तौर पर, कि आप जो है वो चलिए मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे, 10 किलोमीटर के एरिया पे पहले आप खंबे लगाइए। फिर खंबे लगा दिए जाएंगे, तो ये बताएंगे कि हमने खंबे लगा दिए हैं, मतलब जितना पैसा इनको खंबे लगाने के लिए दिया था ये लगा दिया। फिर ये आएंगी, ये बोलेंगे कि हमने खंबे लगा दिए। फिर एक ऑफिसर जाएगा, मॉनिटर करेगा कि हाँ आपने खंबे लगाए कि नहीं लगाए, वो चेक कर लेगा, फिर अपना साइन जो है वो कर देगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट फेज के लिए पैसा आएगा। फिर दूसरे फेज के लिए जो पैसा आएगा तो उसमें तार जो है वो बिछाई जाएंगी, या जो भी XYZ कुछ भी चीज, मतलब आप बात को अब समझ गए होंगे कि फेज वाइज, कि आप एक बार में पैसा नहीं देना है। पैसा जो दिया जाएगा वो डिपेंड करेगा कि डिस्कॉम जो है वो किस प्रकार से स्कीम की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। जैसे 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 वो स्कीम की कंडीशन को फुलफिल करती जाएगी, वैसे वैसे उनको पैसा मिलता जाएगा। यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी स्कीम है क्या? इस पूरी स्कीम की वर्थ वैल्यू जो है वो 3.03 ट्रिलियन रुपीस की है, और सेंटर का इसमें जो शेयर है वो 97,631 करोड़ रुपीस का है। एम जो है वो इंप्रूव करना ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को, क्योंकि आप जानते हैं इसकी डिस्कॉम सेक्टर और स्पेशली इसमें प्राइवेट सेक्टर को हटा दिया गया, सिर्फ पब्लिक डिस्कॉम सेक्टर रखा गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो हमारा पावर सेक्टर होता है, जहां से बिजली जो है उसका वितरण हम लोग को देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो ये कंपनीज बिजली जो है वो पहुंचाती है हमारे घर तक, तो कई बार ऐसा होता है कि ये कंपनी जो है वो खुद एफिशिएंट नहीं है। डिस्कॉम कंपनी जो है वो खुद ढीली है, सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें, मतलब ये खुद सही तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से काम नहीं करती। इनके कई बार अधिकारी जो होते हैं, कई बार कंप्लेन आती है तो उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेते, राइट। तो लोगों के घर तक दिनों दिनों तक जो है वो बिजली नहीं मिल पाती घरों को, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। क्यों? क्योंकि डिस्कॉम सेक्टर जो है वो इनएफिशिएंट है। सबसे पहले आपके ऑपरेशन को आपको एफिशिएंट बनाना है, जैसे प्राइवेट सेक्टर काम करता है। प्राइवेट सेक्टर क्यों प्रॉफिट मेकिंग है? बिकॉज वो एक्टिवली काम करता है, क्योंकि उसको पता है
अब जो सरकारी जो जॉब्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो एम्प्लॉइज है उनको पता है कि अरे उनकी तो सैलरी जो है वो टाइम पर आनी है, जॉब सिक्योरिटी है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। ये इस बात से तो आप एग्री करते ही हैं, है ना? सेम आप लोग कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी, आप टॉप मोस्ट ऑफिसर्स बनेंगे। आपका क्या काम होगा, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? हमारी जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उसको आपको बेटर बनाने का काम होगा आपका, राइट? तो अगर प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है प्रॉफिट बनाता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर भी तो प्रॉफिट बना सकता है अगर आप उसको एफिशिएंटली काम करवाओगे तो। आपका जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे या आईपीएस आप बनेंगे, आईजी वगैरह जब आप बनेंगे, तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी, आपका जो ऑफिस होगा, उस ऑफिस के अंदर आप तो यही चाहेंगे ना कि आपके एम्प्लॉइज एफिशिएंट हो। आपके एम्प्लॉइज मतलब कि ऑब्वियस बात है आपके नहीं होंगे, मतलब सरकारी एम्प्लॉइज जो आपके ऑफिस में अटैच्ड होंगे, तो आप तो यही चाहोगे एफिशिएंट हो। आपके पास अगर कोई फाइल आएगी किसी की, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्राइम की फाइल आपके पास आई, या कोई विक्टिम आपके पास आया विनती मांगते हुए, राइट, कि सर प्लीज जो है वो, मैडम प्लीज जो है वो मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा केस जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व करवा दीजिए। तो आप जहां पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने उनके थानेदार को तो नहीं, आप ऑब्वियस सी बात है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे होंगे, आप थानेदार से तो डायरेक्टली डील नहीं करेंगे। एसपी की बात करते हैं कि आपने उस क्षेत्र के एसपी को बुला लोगे, आप बोलोगे कि इधर आइए जरा रिपोर्ट करिए मुझे, राइट? और आप खुद भी फोन नहीं करोगे। ऑब्वियस ही बात है कि एक लेवल होता है, जब आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ऑपरेशन होता है ये पूरी चीजों का। जो होता है ना कि टॉप मोस्ट लेवल पे जब आप होगे तो आप डायरेक्ट फोन नहीं करोगे। वो जो आपके जो ऑफिस के अंदर एक असिस्टेंट जो आपका होगा, आपको असिस्ट करने के लिए एक व्यक्ति दिया जाएगा, आप उसको बोलोगे चलिए इनको फोन करके बुलाइए मेरे ऑफिस में पेश हुए इतने बजे। तो वो जब आपके ऑफिस में पेश होंगे और अगर वो लेट आ रहे हैं, या फिर अगर आपने उनको काम सौंपा कि इनका काम करिए आप, और फिर भी एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम में उन्होंने उनका काम नहीं किया, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप स्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई काम क्यों नहीं हुआ, काम होना चाहिए। आप अपनी टीम को जो है वो स्ट्रिक्ट बनाओगे कि भाई मुझे काम चाहिए टाइम टू टाइम, तभी तो आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका नाम होगा। तभी तो लोग आपको बोलेंगे कि अरे यार इन ऑफिसर के पास हम जाते हैं तो हमारा काम जो है वो तुरंत होता है, ये ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसके पास हम जाते हैं तो तुरंत की तुरंत जो है ये काम करवा के देता है या देती है, राइट? तो वो चीज रहेगी। सेम व्हाट दिस स्कीम इज डूइंग, क्योंकि ये स्कीम भी बनाई होगी किसी न किसी ऑफिसर ने, आईएएस ऑफिसर ने, राइट, ब्यूरोक्रेट ने, राइट, किसी न किसी ने बनाई होगी ये वाली स्कीम। तो उसने इसी चीज पर फोकस किया कि यार डिस्कॉम कंपनीज जो है वो प्रॉफिट मेकिंग क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज उसके अंदर जो है वो लैक कर रही है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को के ऊपर काम करना है। जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मीटर ही नहीं लगे लोगों के घर पे, राइट? मीटर में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसने कंप्लेन करके रखी, आपने मीटर को जाके चेक नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया, सही नहीं किया, प्रॉपर टाइम पर रीडिंग नहीं हो रही है, तो ये सब क्या है? ये इनएफिशिएंसी है कि नहीं? तो इसको आप, इस पर आप फोकस करो, इस पर आप ध्यान दो, और इस पर जैसे ही आप ध्यान दोगे ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो लूप होल्स है, गैप्स है, वो फिनिश होंगे, और उस गैप को आपको बस फिनिश करना है। एज अ ब्यूरोक्रेट आपका काम ही ये होगा कि जो गवर्नमेंट है वो किन किन एरियाज पर लैक कर रही है, क्या क्या ऐसी चीजें, जैसे आप कल को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब बनेंगे तब उस दौरान आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे क्राइम रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप पहले क्या चीज देखेंगे कि यार ये क्राइम हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या जड़ है। एंटी सोशल एलिमेंट जितने भी होंगे पहले आप उनको जाकर पकड़ेंगे, राइट, अरेस्ट करेंगे, उनको स्ट्रिक्ट जो है वो सजा सुनाएंगे कि जैसे कि कल को जो है वो कोई और एंटी सोशल एलिमेंट वाली एक्टिविटी ना करेगा। आप क्या करोगे? स्पेशली होता है जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स से, ये बैड एलिमेंट्स जो सोसाइटी के हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऐसे भाई लोग, गुंडे लोग, इनसे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे? आप जगह जगह पर जाकर अपने सेमिनार्स कंडक्ट करवाओगे, राइट, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराओगे, स्पेशली इन छोटे बच्चों को बुलाओगे, उनको बताओगे कि ऑफिसर बनना चाहिए, ना कि ऐसे गुंडे बनने चाहिए। इस प्रकार के गुंडे जो होते हैं उनका कोई करियर नहीं होता, बट ऑफिसर बन जाओगे तो आपका करियर एक बड़ा अच्छा होगा, ब्राइट करियर होगा। या दूसरी फील्ड में जाओ, आप साइंटिस्ट बनो, रिसर्चर बनो, डॉक्टर बनो, राइट? तो ऐसे ही आप सीख दोगे अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वही वाली बात है बिल्कुल सेम कि इस स्कीम के अंदर भी मेन फोकस जो किया जा रहा है, किस चीज पर किया जा रहा है, जो कमियां है सरकार की डिस्कॉम सेक्टर के अंदर, उस और जो जिस कमी के कारण डिस्कॉम सेक्टर पिछड़ा है, पीछे चल रहा है, उस कमी को पूरा करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर इस स्कीम के हाइलाइट्स की बात करें तो रिफॉर्म बेस्ड और रिजल्ट लिंक्ड स्कीम है। पहली बात तो सुधार लेकर आना है, रिफॉर्म बेस्ड, सुधार आधारित, और रिजल्ट लिंक्ड, कि इस स्कीम में आपको पैसा तभी डिसबर्स किया जाएगा जब आप रिजल्ट दिखाओगे, जब आप पहले इसके एक फेज को कंप्लीट करोगे फिर दूसरे फेज के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। इट सीक्स टू इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो मैंने आपको समझा दिया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है उसको इंप्रूव करने के लिए काम करेगा, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करेगा, कि जितने भी डिस्कॉम या फिर पावर डिपार्टमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स को छोड़कर, वो सभी के सभी फाइनेंशियल सस्टेनेबल बन सकें।
लॉस जो हो रहा है उनको धीरे धीरे करके वो लॉस कम हो जाए, डेफिसिट जो है वो धीरे धीरे करके कम हो। स्कीम जो है वो मेनली फोकस किस चीज के ऊपर जो है वो कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी डिस्कॉम्स को। इसके अंदर प्रोविजन है जिससे कि वो अपने सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना सके। इलेक्ट्रिसिटी जो घर तक पहुंचाई जाती है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, जो सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको मजबूत बनाना है। असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट करने पर। जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्प तभी प्रोवाइड की जाएगी जब एक पर्टिकुलर एक फेज कंप्लीट करेगी। एक डिस्कॉम कंपनी जो है अगर एक फेज कंप्लीट करती है तब जाकर उसको दूसरे फेज के लिए हेल्प की जाएगी, राइट। जब भी वो बेसिक मिनिमम बेंचमार्क अचीव कर लेती है डिस्कॉम, तब उनको जो है वो नेक्स्ट असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, नेक्स्ट लेवल की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। स्कीम के अंदर कंपलसरी स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम इन्वॉल्व करना लिखा गया है, मेंशन किया हुआ है कि आप जो है वो कंपलसरी स्मार्ट मीटर इकोसिस्टम तैयार करेंगे पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फीडर्स, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और लोगों तक पहुंचती है। हर जगह पर स्मार्ट मीटरिंग होनी चाहिए जिससे कि आपके कहां कहां पर लॉसेस हो रहे हैं, किन क्षेत्रों पर लॉसेस हो रहा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो बीच में अगर कहीं लॉस हो रहा है तो आप अगर मीटर पॉइंट ए पॉइंट बी में दोनों जगह पे अवेलेबल होंगे तब आप उस लॉस को ट्रैक पर कर पाओगे और उस पर काम कर सकोगे कि कैसे उस लॉस को आपको रिड्यूस करना है, कम करना है। गेटिंग द पॉइंट, इसलिए ये चीज रखी गई है स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को, राइट। फिर इसके अलावा अबाउट 250 मिलियन हाउस होल्ड्स को इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है जहां पर आपको स्मार्ट मीटर जो है वो लगाने हैं। स्कीम के अंदर फोकस किया जा रहा है कि फंडिंग जो है वो फीडर सेग्रीगेशन के लिए भी प्रोवाइड करानी है, अनसेग्रीगेटेड फीडर्स के लिए। मतलब जो भी अनसेग्रीगेटेड फीडर्स है, जैसे कई बार इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट होती है, जहां पे बनती है, फिर बनने के बाद डिस्कॉम कंपनी जो है वो क्या करती है, उनको अपने अपने अलग अलग, जैसे होता है ना ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, अलग अलग जगह पर छोटे छोटे मतलब एक आप कह सकते हैं एरिया होता है। आपके घर के नजदीक भी एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होगा जहां पर आप बिजली का बिल भरने जाते हो, वहां पर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे होंगे, तो वो सब यूनिट्स हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो इस प्रकार से अनसेग्रीगेटेड हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब अनलिस्टेड टाइप की जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनको आपको सेग्रीगेट जो है वो करना है, उनको आपको अपने दायरे में लेकर आना है, आपको लिस्ट करना है और वहां पर जो भी लॉसेस वगैरह हो रहा है, वो लॉसेस क्यों हो रहा है, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। मतलब कि जैसे कि प्राइवेट सेक्टर काम करता है कि उसके हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉपर रिपोर्ट उसको मिल सके, इसके लिए वो काम करता है। सेम चीज इसके अंदर भी, स्कीम के अंदर हमें देखने को मिल रही है कि जितने भी अनसेग्रीगेटेड फीडर्स हैं, फंडिंग दी जाएगी कि आप उनको सेग्रीगेटेड बनाओ, राइट। तो ये चीज है। और स्कीम के अंदर मेजर फोकस जो है वो रखा जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंप्रूव करना है, स्पेशली फार्मर्स के लिए। डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कराओ सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स के थ्रू। सोलराइजेशन मतलब कि अब यहां पर आप रिन्यूएबल एनर्जी का भी उपयोग करें, राइट, और डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करें फार्म में ही। तो ऐसे ही सोलार पंप्स वगैरह प्रोवाइड जो है वो किए जाएंगे किसानों को इस स्कीम के तहत, वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। और जितने भी एग्जिस्टिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म स्कीम्स हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, तो ये सब जो स्कीम है उनको मर्ज कर दिया जाएगा इस अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर हर एक स्टेट का अपना खुद का एक्शन प्लान होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, रेदर देन वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच। मतलब कि इन्होंने ये कहा है कि स्टेट अपने हिसाब से अपना प्लान बनाए, नेशनल गवर्नमेंट प्लान पूरे सभी स्टेट्स के लिए नहीं बनाएगी, स्टेट अपने अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बनाओ कि आपकी स्टेट में आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स ला सकते हो, सुधार ला सकते हो, वो आप खुद डिसाइड करो। नेशनल लेवल पर अब हम डिसाइड नहीं करेंगे, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम्स। ये चीज सीधे सीधे इन्होंने दे दी। नोडल एजेंसी कौन सी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये इसकी नोडल एजेंसी हम लोग को देखने को मिलेगी। और स्कीम की जो कॉस्ट है सेंटर और स्टेट के बीच में 3:2 के रेशियो में बढ़ जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी वो फ्री होंगी कि वो बोरो कर सकती है इन सब कंपनी से, आरईसी और पीएफसी, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड को उठाने के लिए, फंड को रेज करने के लिए वो बोरो कर सकती है, राइट, स्टेट गवर्नमेंट। और ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही है कि रिड्यूस करना टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस को पैन इंडिया लेवल पर 12 से 15% तक जितने भी लॉस हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2024-25 तक हम 12 से 15% तक अपने टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस को रिड्यूस कर लें। जितना भी डेफिसिट होता है सरकार की तरफ से, जो खर्चा होता है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितने पैसे में बन रही है और जितने पैसे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, उस कॉस्ट को हमें जीरो कर देना है 2024-25 तक। अभी क्या हो रहा है, अभी डेफिसिट पे चल रहा है, लॉस पे चल रहा है। जितने पैसे पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और
जितने पैसे पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, जो कंज्यूमर तक पहुंचती है वो कम में पहुंचती है। जैसे कि अगर 100 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो कंज्यूमर को वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी 80 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए, ये रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सब्सिडाइज रेट में जो है वो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं स्टेट का लॉस हो रहा है। तो कह रहे हैं इस लॉस को आपको रिड्यूस करके जीरो कर दो, मतलब नॉन प्रॉफिट कर दो, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जितने में प्रोडक्शन हो रहा है उतने में ही सप्लाई हो जाए। तो ऐसा आपको करना है, और ऐसा कब होगा, जब आप जो एरियाज हैं, जो लॉसेस वाले एरियाज हैं, उसको आप कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। और इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज को आपको डेवलप करना है, जिसमें आपको बताया मॉडर्न डिस्कॉम्स के लिए, मतलब कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर जैसे ऑपरेट करती है सेम वैसे ही आपको ऑपरेट करना है, जिससे कि आप क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी पावर सप्लाई की प्रोवाइड करा सको कंज्यूमर्स को, फाइनेंशियली सस्टेनेबल माध्यम से, ऑपरेशनल एफिशिएंट माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के, राइट। आप खुद भी फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो और आपकी जो ऑपरेशंस हो वो भी काफी एफिशिएंट हो। और अभी तक जो हम लोग को इनिशिएटिव्स देखने को मिले थे उसमें क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो पहली बात तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इनसफिशिएंट थे, आप मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे थे, आप निगरानी नहीं कर पा रहे थे, कहाँ कहाँ पर आपके लॉसेज हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, राइट। जैसे कि मैंने भी आपको समझाया था अनसेग्रीगेटेड फीडर्स के मामले में कि डेटा ही नहीं है हमारे पास, रजिस्टर्ड डेटा ही नहीं है, तो फिर आप कैसे ट्रैक कर पाओगे। तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से आपको ट्रैक करना पड़ेगा आज की डेट में, पहले नहीं हो पा रहा था। तो इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिला था, ऑडिटिंग नहीं होती थी प्रॉपर तरीके से, कितना लॉस हो रहा है वही आप जो है वो निकाल नहीं पा रहे हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी के इश्यूज थे, स्कीम जो थी वो हाई एग्रीगेट और टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस जो है वो बियर कर रही थी, हाई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे, मतलब वही सेम चीज कि जहां से पावर जनरेट हो रही है, बन रही है और लोगों तक जो पहुंच रही है, उस बीच बहुत ज्यादा लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा था, राइट। और लो कलेक्शन एफिशिएंसी थी, भाई आप कलेक्ट भी जो है वो काफी कम कर पा रहे हो, राइट। तो ये एक इशू था। और एम्प्लॉयज की अकाउंटेबिलिटी, एम्प्लॉयज जो थे वो अकाउंटेबल भी हम लोग को नहीं देखने को मिल रहे थे, इनएडिक्वेट कलेक्शन फैसिलिटी थी, राइट। तो ये सब इश्यूज हम लोग को, बिलिंग एरर्स के हम लोग को इशू जो है वो देखने को मिल रहे थे, बिलिंग का भी इशू था काफी सारी। कितनी कंप्लेंट्स आपने खुद ने जो है वो सुनी होगी, आपके घर के आसपास भी काफी सारे लोग कंप्लेन करते होंगे कि यार अननेसेसरली हमारे घर पे कुछ चलता भी नहीं है, पर फिर भी मीटर जो है वो इतना ज्यादा जो है वो तेजी से भग रहा है, मीटर पता नहीं क्या वजह है, इतनी तेजी से मीटर क्यों भग रहा है, राइट। अब कंप्लेन करते थे तो वो आते भी नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी वाले मीटर को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज आपने खुद ने जो है वो देखी होंगी। तो ये सब चीजें चल रही थी। और इसके अलावा कंज्यूमर रिकॉर्ड्स की कमी, राइट, कंज्यूमर का ही रिकॉर्ड आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, डेटाबेस ही आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो ये सब चीजें, काफी सारी चीजें जो है वो मैन्युअली रिकॉर्ड की जाती थी, ऑनलाइन सब चीजें रजिस्टर्ड नहीं थी। आज की डेट में ऑनलाइन फैसिलिटी आ चुकी है, तो आपको पूरी चीज ऑनलाइन रखना जरूरी है, राइट, एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, बरकरार करने के लिए, राइट। और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का गैप, कि जितना आप पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हो उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन और सपोर्ट स्ट्रक्चर के बीच में मिसमैच हम लोग को देखने को मिल रहा है। भाई आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है कि किसी के घर पर मीटर लगा दो, जाकर बिजली का कनेक्शन लगवाओ, बट आप कनेक्शन ही नहीं लगवा पा रहे हो। किसी के घर पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, उसने कंप्लेन करी, आप तुरंत कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सपोर्ट सिस्टम ही आपका बेकार है, राइट। दीज आर द इश्यूज, राइट। तो इन्हीं इश्यूज को फुलफिल करने के लिए ये रिफॉर्म और रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।